टाइम्स ऑफ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया। इस बिल में क्या सख्त प्रावधान किए गए, नकल माफिया या पेपर लीक करने वालों पर क्या एक्शन लेने की बातचीत है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन लगता है कि विपक्ष के नेता की दिलचस्पी पेपर लीक से ज्यादा कुछ और मुद्दों में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। सदन के भीतर और बाहर आज राहुल गांधी ने बड़े गंभीर आरोप अमित शाह पर लगाए। यह अलग बात है कि इन आरोपों में तथ्य कहीं भी नहीं दिखाई दिए, फैक्ट्स नहीं थे। सवाल यह है कि क्या विपक्ष छात्रों के कंधे पर सियासी फायर करने में लगा है, उनके कंधे का सहारा लेकर? क्या पेपर लीक वाला मुद्दा उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है? यह रिपोर्ट आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। होम मिनिस्टर ऑथराइज्ड बोला है, कैसे आप? So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। शब्द को वापस लीजिए। I've got some experience about facing the RSS. It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. माननीय प्रतिपक्ष शोर शराबा हंगामा और चर्चा के बजाय जमकर बहस। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फुल तेवर में दिखे, लेकिन क्या तर्क और तथ्य भी साथ थे? यह मामला बस राउडी इमेज बनाने भर का था। के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। You're not giving me mic. माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। फिलहाल जो बात विपक्षी शोर शराबे और सियासी दांवपेच के बीच आपको जाननी चाहिए उसे जान लीजिए, फिर नेता प्रतिपक्ष की भी चर्चा करेंगे। बुधवार को संसद के दोनों सदनों में दो बेहद महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए हैं। लोकसभा ने जहां देश की परीक्षा प्रणाली को सुधारने वाला कानून पास किया, तो वहीं राज्यसभा ने वंदे मातरम बिल पास किया है। वंदे मातरम बिल दरअसल राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के रोकथाम विधेयक 2026 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन गर्मा गर्म बहस हुई लोकसभा के भीतर। एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया, लेकिन परीक्षा संशोधन बिल पर बोलते बोलते राहुल गांधी ने कई ऐसी बातें बोली जिसे अमर्यादित और तथ्यहीन मानते हुए संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। बिना तथ्यों के राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छात्रों पर फायरिंग के आदेश देने के आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्रालय को आरएसएस चला रहा है। इसके अलावा भी राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही। It's a system that has been captured, the soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. And the man who runs it is an OSD sitting in the minister's office. कुल मिलाकर तथ्यों के बजाय नेता प्रतिपक्ष कोरे आरोपों के साथ ही संसद में दिखे, फिर चाहे वो छात्रों पर गोली चलाने वाला अतिरंजित बयान हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर लगाए गए आरोप। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। And I'm very happy today to see that the so-called
Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. I saw the Home Minister, sir, carcade. Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. Speaker, sir, why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. लेकिन सवाल ये है कि क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसदीय नियमों और मर्यादाओं को गंभीरता से लेते हैं? क्या भ्रम की राजनीति ही राहुल गांधी की सियासत का सबसे सस्ता टूल बन चुका है? क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं। जागते हुए जो लोग सोना चाहते हैं उनको जगाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी भ्रम फैलाने के लिए गोली चलाने की बात कही, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री कहां हैं, क्यों नहीं मौजूद है। राहुल जी, देश के गृह मंत्री आपके तरह चोरी चोरी चुपके चुपके सीक्रेटली फॉरेन ट्रिप्स पे नहीं जाते हैं। तो क्या कांग्रेस और उसके नेता की बेचैन राजनीति ने भ्रम के सिरे से ही सियासत को जारी रखने की रणनीति पर काम शुरू किया है? जो भी हो, पर दूसरी तरफ पेपर लीक को लेकर सरकार किसी भ्रम की स्थिति में नहीं। एंटी पेपर लीक बिल पास होने के साथ ही पेपर लीक करने या कराने वालों पर कानून का शिकंजा लगभग कस चुका है। नए संशोधन के तहत पेपर लीक के दोषियों के लिए न्यूनतम 5 साल से लेकर 10 साल तक के कठोर जेल और संगठित सिंडिकेट्स पर 10 करोड़ रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए राज्यों में फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की जाएंगी, जिन्हें रोजाना सुनवाई करके जल्द से जल्द फैसला सुनाना होगा। किसी भी पेपर लीक मामले की जांच एजेंसियों को 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। एक तरह की जो ये पिक्चर ये पेंट कर रहे हैं कि हम बिल लेके आए हैं तो ये अमेंडमेंट्स लेके आए हैं और ये बिल 2024 से पास हो चुका है। इसमें 101 रिकमेंडेशंस थी। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब 2024 में इतने सारे पेपर लीक हुए थे, जब सीबीआई की इंक्वायरी गठित हुई थी, तो उसका क्या परिणाम निकला? और उसके बाद ये बिल लाया गया, उसके बाद 101 रिकमेंडेशन का कमेटी गठित हुई, उसके बाद भी तो पेपर लीक हुआ है। तो नए अमेंडमेंट लाकर सरकार क्या जतलाना चाहती है? क्या किस तरह की लीपापोती करना चाहती है? कुल मिलाकर सदन के भीतर विपक्ष का सारा फोकस पेपर लीक पर फोकस्ड चर्चा के बजाय अपने नेता के फायर ब्रांड इमेज को बनाने पर ही रहा। वरना अंधभक्त इडियट स्टूडेंट से लेकर बिना तथ्यों के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप और संघ को पेपर लीक मामले पर चल रही बहस में लाने का तुक क्या थे? ये बात सामान्य समझ से परे की लगती है। बीजेपी कहती है कि वजह एक है, पेपर लीक मामले की आड़ में अपनी सियासी हसरतों की सिद्धि। ये राहुल गांधी जी तो स्टूडेंट कतई नहीं है। अगर राहुल गांधी जी स्टूडेंट नहीं है तो वो क्या है? और मैं यहां स्पष्ट कर दूं, अगर देश के लोगों के लिए जनरलाइज करके 3 तरीके के लोग देश में रहते हैं, एक स्टूडेंट और एक इडियट और अंधभक्त, तो ये देश राहुल गांधी को क्षमा नहीं करने वाला है। एक्सपर्ट मानते हैं कि एंटी पेपर लीक बिल पास करके एक तरह से मोदी सरकार ने कांग्रेस और उसके नेता के लिए चुनौती बढ़ा दी है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने कैसे इस पूरे मुद्दे और आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की, ये भी देश देख चुका है। संसद के भीतर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस और उसके नेता की इसी सियासी बेचैनी का जिक्र किया। बीजेपी कह रही है कि अब चूंकि एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो चुका है, लिहाजा कांग्रेस और उसके नेता के हाथ से एक और मुद्दा फिसल जाने से छटपटाहट साफ दिख रही है। शायद बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई
तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। ना चाहते हुए भी जब पुलिस को इनसे ये निवेदन करना पड़ा कि आप हट जाइए, तो बड़े बेगैरत होकर के वहां से निकले। फिलहाल राहुल गांधी के भाषण के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी विवादित टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया। इस पूरे शोर शराबे हंगामे के बाद संसद के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा सियासी टकराव भी देखने को मिला। कुल मिलाकर सरकार और विपक्ष के बीच संसद से लेकर संसद के बाहर तक आरोपों प्रत्यारोपों का आदान प्रदान बखूबी और तसल्ली से चला और चल रहा है। I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी ने अपने अभी के प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने देखा अपने आंखों से सदन के अंदर कि गृह मंत्री जी पुलिस वालों से लगातार फोन पे बात कर रहे थे, जितेंद्र सिंह जी से लगातार फोन पे बात कर रहे थे। कैसे देखा? ऐसा लगता है कि ले देकर नेता प्रतिपक्ष के पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर है और वही बात कि मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी पिछले 12 सालों से यही बात बार बार दोहराते हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस समस्या का समाधान चाहती है या व्यवधान बनाए रखने में उसकी रुचि है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक बिल पास हो जाने के बाद हाथ से फिसलते मुद्दे को दूसरी तरह से पकड़ा जा रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का हाल कुछ ऐसा रहा कि जैसे वो संसद में पेपर लीक बिल पर चर्चा के बजाय गोली किसने चलवाई वाले सवाल पर अटके रहे, जबकि सरकार ने साफ कहा कि गोली नहीं चली। राहुल गांधी ने बिल पर बहस नहीं की बल्कि बवाल पर ही फोकस किया। बिल के प्रावधानों पर चर्चा के बजाय राहुल गांधी भ्रम की राजनीति करते दिखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कमजोर लीडरशिप और कुंद रणनीति से थकी कांग्रेस और उसके नेता को एक उम्मीद अब छात्रों से ही बची है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छात्रों को उकसाकर अपनी सत्ता की हसरतें पूरा करने की तैयारी है। ये सवाल तो उठेंगे खासकर तब जब सरकार समाधान की दिशा में बढ़ रही हो और विपक्ष और उसके नेता पर व्यवधान की रणनीति पर काम करने के आरोप बीजेपी लगा रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सवाल है कि राहुल गांधी ने देखा तो कैसे देखा, कहां देख लिया, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। संसद में पेपर लीक मामले पर संग्राम मचा, लेकिन अखिलेश यादव अचानक मुद्दा डाइवर्ट करते दिखे। राम मंदिर चंदा चोरी लेकर आए, जबकि पहले पेपर लीक मामले में अखिलेश और डिंपल यादव क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे थे। फिर सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो, क्या अखिलेश ने मजबूरी में ऐसा किया? दरअसल यूपी सरकार में मंत्री हैं ओपी राजभर, जिन्होंने अखिलेश यादव से एक जातीय सवाल पूछा। राजभर ने पूछा कि अगर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी की जगह यादव होते तो क्या अखिलेश यादव इस्तीफा मांगते या फिर बचाव करते? सुबह राजभर ने ट्वीट किया और उसके चंद घंटों बाद अखिलेश यादव की पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन करती नजर आई। दानपात्र। इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत के बीच मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा और नया फैसला लिया। यह स्पेशल रिपोर्ट थी। आप लोग भी पहले दान दीजिए, चंदा दीजिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे?
आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी। जो राम भक्त हैं उन सबको कष्ट है, उनके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, छल हुआ है। ये लोग हंसी उड़ाते थे, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, आम आदमी पार्टी के लोग रहे हैं, कांग्रेस के लोग रहे हों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जांच जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। आज संसद के मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी के सांसद पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे। दान पात्र हाथ में लेकर नारेबाजी की, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को आस्था से जोड़कर बीजेपी को घेर रही है। कल पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया और आज प्रदर्शन के दौरान भी करीब करीब वही बात दोहराई। अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए। उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर को बीजेपी के लिए असहज मुद्दा बनाना चाहती है? क्या यही वजह है कि रामलला का दर्शन करने से कतराने वाले अखिलेश अब मंदिर विरोध नहीं बल्कि मंदिर में पारदर्शिता की राजनीति कर रहे हैं? क्या यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी को राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है? राम मंदिर का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लोगों ने, खास तौर से बीजेपी ने राम के नाम पर सत्ता में पहुंचने का काम किया, उन्हीं राम को धोखा दे दिया। अयोध्या से राम नाराज होकर चले गए, ऐसा लोगों का कहना है। तो जब इतना बड़ी घटना हुई है, देश भर के और दुनिया भर के जो राम भक्त हैं उन सबको कष्ट है, उनके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, छल हुआ है। क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उछालकर एकजुट हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है? सांसद डिंपल यादव तो जांच के लिए बनी एसआईटी पर ही सवाल उठा रही हैं, तो सांसद अवधेश प्रसाद इसी के बहाने 27 में समाजवादी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं, ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। आपको बधाई देता हूँ कि आपने खुलासा किया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन ये कितनों बचाएं? प्रभु श्री राम के मंदिर का डकैती है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म बहानी। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी, ये प्रभु का कहना है, अवधेश प्रसाद का नहीं है।
इस बीच अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में लगातार बदलाव किया जा रहा है। सीईओ की नियुक्ति से पहले सचिव का नया पद बनाने के साथ ही उस पर पहली नियुक्ति कर दी गई। जगदीश आफले को राम मंदिर ट्रस्ट का पहला सचिव बनाया गया। प्रवक्ता के लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। कई नामों पर चर्चा की गई। जल्द प्रवक्ता के नाम का भी ऐलान हो सकता है। हालांकि आफले की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में किया जाएगा। आफले को ही ट्रस्ट की तरफ से भारतीय स्टेट बैंक में हस्ताक्षरकर्ता भी बनाया गया है। दरअसल चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद से हस्ताक्षरकर्ता को लेकर गतिरोध चल रहा था। अब आफले को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाने संबंधी नया प्रस्ताव पारित कर बैंक को भेज दिया गया है। अब बैंक ने भी औपचारिक स्वीकृति मिलने के बाद खातों का संचालन शुरू कर दिया है। इससे पहले खाता संचालन में हो रही रुकावट का असर ट्रस्ट के वित्तीय कामों पर पड़ रहा था। करीब 1000 कर्मचारियों का जून का वेतन समय से नहीं मिल पाया था। राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सचिव जगदीश आफले कौन हैं, उन्हें भी जानिए। पुणे के रहने वाले जगदीश आफले ने आईआईटी मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया है। इसके बाद वो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों में अपनी सेवाएं देते रहे। यूरोप के कुछ देशों के अलावा अमेरिका की एक कंपनी में भी अपनी सेवाएं दी। रिटायरमेंट के बाद आफले भारत आ गए और राम मंदिर का फैसला होने के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने पर आरएसएस की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। आफले ने राम मंदिर निर्माण कार्य का काम शुरू होने पर बिना वेतन ही परियोजना प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल ली थी। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन के मुताबिक ट्रस्ट में सीईओ के लिए 5200 आवेदन आए हैं। इन सभी आवेदनों की स्क्रीनिंग का काम गठित कमेटी कर रही है। ट्रस्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया में समय लगेगा, इसीलिए सचिव की नियुक्ति की गई। इसी बीच ये खुलासा हुआ है कि ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने इस्तीफे में स्वीकार किया है कि 4 जून की रात दानपत्र की गणना के दौरान चोरी की जानकारी एक ट्रस्टी को मिली। 5 जून को सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, जिसमें कुछ संदिग्ध युवकों की पहचान हुई। 5 जून से 8 जून के बीच संबंधित युवकों और उनके परिजनों से 81 लाख रुपए ट्रस्ट को वापस जमा कराए और चोरी स्वीकार करते हुए लिखित स्वीकृति पत्र भी सौंपे। दावा ये भी किया गया कि मामला सार्वजनिक होने के बाद ट्रस्ट ने यूपी सरकार से एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच कराने का अनुरोध किया था। फिलहाल अब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत गठित एसआईटी में लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस, डीआईजी रेंज अयोध्या सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर को सदस्य बनाया गया है। साथ ही पहले जांच दल में शामिल लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार को हटा दिया गया। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस जांच को बंद नहीं कर रहे हैं। चोरी के इस मामले में और भी सुधार के कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने एसआईटी में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने और ऑडिटर वित्तीय अपराधों का पता लगाने के लिए खातों और रिकॉर्ड्स की जांच करने की बात कही है। कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जो 11 अगस्त शिवरात्रि तक चलेगी। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई सरकारों ने इसके लिए खास तैयारी भी की है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी रखी जा रही है। इस बीच आस्था की इस यात्रा में अलग अलग रंग भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। शहर शहर पुलिस का मार्च चल रहा है। अफसर ऑन ग्राउंड है। सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। कहीं अलग अंदाज में कांवड़ लाई जा रही है, तो कहीं हवन यज्ञ हो रहा है, तो कहीं यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले मीट की दुकानों का शटर डाउन किया गया है। ये तस्वीरें कांवड़ यात्रा शुरू होने से ठीक पहले की हैं। कांवड़ यात्रा 30 जुलाई गुरुवार से शुरू हो रही है और शिवरात्रि के दिन 11 अगस्त को समाप्त होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली की सरकारें एक्शन मोड में हैं। तैयारियां ऐसी हैं कि लग रहा है इस बार बम बम भोले की गूंज और तेज सुनाई देने वाली है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही रिव्यू मीटिंग ले चुके हैं और साफ कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी के आदेशों का असर जमीन पर भी साफ साफ दिख रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। कांवड़ यात्रा पर यूपी एटीएस का पहरा है। एटीएस पूरे रूट की निगरानी कर रही है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान और खतरा न हो, इसके लिए एटीएस की टीम सड़क पर उतर चुकी है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, मार्च किया जा रहा है, जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है। एटीएस की, बम डिस्पोजल स्क्वाड की, डॉग स्क्वाड की, एएस चेक टीम पूरी तैयारी की गई है। ड्रोन कैमरे से टिथर ड्रोन विशेषकर मंगाया गया है इसके लिए व्यवस्थापन के लिए। और मैं समझता हूं कि पूरा जो हमारा जो अभी सिपाही भर्ती हुए थे नए रंगरूट, उनको भी मिक्स करके ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ 39 चौकियां, साथ ही साथ 3 अस्थायी थाने और वॉच टावर्स 12 जो हमारे पहले से अस्थायी थाने हैं, और हर थाने पर एक महत्वपूर्ण व्यवस्थापन किया गया है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे से कवरेज किया जा रहा है। कांवड़ियों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी न हो, न ही किसी प्रकार का व्यवधान पहुंचे, इसके लिए योगी की पुलिस अल्टीमेटम दे चुकी है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कुछ और फैसले भी लिए गए हैं। कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सात्विक भोजन, स्वच्छ पीने का पानी और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। कांवड़ की ऊंचाई और डीजे साउंड के नियम भी बनाए गए हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक की है, जहां पर सैकड़ों मीट की दुकानें, चिकन की दुकानें हैं। आज प्रशासन ने उनको बंद करा दिया। जब तक कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न नहीं होती, ये बंद रहेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर काफी मीट की दुकानें हैं, जो फेमस दुकानें मीनाक्षी चौक की मानी जाती है। और इसकी दूसरी तरफ भी काफी दुकानें हैं, उसको भी पूरी तरह बंद करा दिया गया है, क्योंकि 30 जुलाई से अत्यधिक कांवड़ यात्रा चलनी शुरू हो जाएगी। और जब तक महाशिवरात्रि का जल चढ़ेगा, तब तक यहाँ पर मीट की सभी दुकानें बंद रहेगी। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू संपन्न कराने के लिए सहारनपुर में भी बड़ी तैयारी की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। सहारनपुर में इंटरस्टेट ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भारी, मध्यम और हल्के 4 पहिया वाहनों का संचालन होगा। एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं है। हरिद्वार से दिल्ली, गाजियाबाद की ओर जाने वाले भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली में अक्षरधाम से शुरू होते हुए हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद, जनपद बागपत, जनपद शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होते हुए देहरादून जाता है। इस पूरे मार्ग का प्रयोग हैवी, मीडियम और लाइट व्हीकल के मूवमेंट के लिए किया जाएगा। यहाँ पर 2 व्हीलर्स को चलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस मार्ग पर कांवड़ श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस मार्ग पर वो कृपया ना चलें। कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी खास तैयारियां की हैं। दिल्ली सरकार ने कांवड़ समितियों के अनुदान में बढ़ोतरी की है। 20,000 वर्ग फुट से बड़े शिविरों में 6 से 12 दिन तक के लिए अनुदान अब 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए का कर दिया गया है। 15,001 से 20,000 वर्ग फुट के शिविरों को 8 से 9 लाख का अनुदान कर दिया गया है। वहीं 5,000 वर्ग फुट तक के छोटे शिविरों को 2 लाख से 3 लाख तक सहायता देने की घोषणा की गई है। साथ ही कांवड़ समितियों को पहले की तरह 1200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खाते में भेजी जाएगी। इस बीच बड़ी संख्या में कांवड़िये गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद से 5 मुस्लिम भी हरिद्वार गंगा जल लेने पहुंचे। खास बात यह है कि खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले इन लोगों में महिलाएं भी शामिल थीं। इन मुस्लिमों ने हवन यज्ञ भी किया और कांवड़ यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति और देश में अमन चैन की कामना के लिए बताया। हालांकि मुस्लिमों के आने पर वहां पर आपत्ति भी जताई गई, लेकिन बाद में मामला शांत कराया गया।
हरिद्वार में आस्था और विश्वास के अनूठे संगम कांवड़ यात्रा में शिव भक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। एक शिव भक्त दिल्ली से हरिद्वार कांवड़ लेकर पहुंचा, जिसने 20 और 50 के नोट इस कांवड़ में लगाए थे। शिव भक्त अभिनव का कहना है कि अलग करने की इच्छा और भगवान भोलेनाथ के प्रति समर्पण ने उसे इस कांवड़ को तैयार करने की प्रेरणा दी। साफ है कि आस्था की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा की शुरुआत है। अब करोड़ों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर निकलेंगे। सड़कों पर बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजेंगे। तो दूसरी तरफ सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की भी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पीओजेके में ऐलाने आजादी के बाद पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस बार मुनीर अपने ही गेम में फंस गया है। पीओजेके के आखिरी ऐलान के बाद पाकिस्तान के टुकड़े होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बौखलाए पाकिस्तान ने अपने मंत्री को आगे कर दिया है। प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। कौन है वो शहबाज का मंत्री, क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में हक की आवाज उठाने वालों को मुनीर गोली मारता है। पाक आर्मी का स्नाइपर डायरेक्ट शूट करता है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद की सड़कें लाल हो गई हैं। लेकिन शहबाज के मंत्री को इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। एक तरफ तो मुनीर की बर्बर कार्रवाई को डिफेंड किया और इतना ही नहीं, पीओजेके के प्रदर्शनकारियों को दुश्मन भी करार दिया। पीओजेके की विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर कई हफ्तों से प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को हजारों जैक समर्थक रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे थे। तभी मुनीर की फौज ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का दावा है कि पिछले 48 घंटों में 31 नागरिकों की गोलीबारी से मौत हुई है। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो पीओजेके के मौजूदा हालात को बयां कर रही है। पाकिस्तान की मीडिया में सच को छिपाया जा रहा है, या यूं कहें कि मुनीर के इशारे पर सब हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के स्वतंत्र पत्रकारों ने अपने हुक्मरान की पोल खोल दी। पीओजेके में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। वोट के नाम पर 10 से 20% ही वोट पड़े हैं, लेकिन फैसला इसी में तय कर दिया गया। एक तरफ पीओजेके दर्द से कराह रहा है, लेकिन मरियम नवाज अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त हैं। तो ये है सच्चाई उस मुल्क की हुकूमत की, जो दुनिया के सामने उस पीओजेके को लेकर ढिंढोरा पीटता घूमता है, जिसे उसकी मर्जी का वजीर तक नसीब नहीं, जिसे उसके हक का कुछ भी नहीं मिलता, जिसे आर्मी की थोपी हुई सत्ता को जबरन मानना पड़ता है। लेकिन जब सच दुनिया के सामने आने लगी तो वो बौखला गए।